आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर में सुरक्षा बल ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक अधिकारी भी घायल हुआ है। मुठभेड़ के समय एक महिला की भी मौत हो गई है। आतंकी छिपे होने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद श्रीनगर के बटामालू इलाके में सुरक्षा बल की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। फिलहाल इलाके में मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, सुरक्षा बल को कामयाबी मिली है, 3 आतंकवादी मारे गए हैं। अभी स्थिति क्या है? क्या और भी आतंकवादी छिपे हो सकते हैं? देखिए, जैसा जसप्रीत मैंने पहले ही कहा था कि रात के दौरान ही कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। 3 मिलिटेंटों की खबर मिली थी सुरक्षा बलों को और सीआरपीएफ और पुलिस ने ये कॉर्डन किए। और उसके बाद जो इनिशियल फायरिंग हुई उसमें पहले एक महिला की मौत हुई और साथ ही एक असिस्टेंट जो डिप्टी कमांडेंट है सीआरपीएफ के, वो भी घायल हुए थे। उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन एक मिलिटेंट मारे जाने की पहले खबर आई थी और अब 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। और अभी लेकिन सर्च ऑपरेशन वहां पे है। अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करने के लिए मजीद सीआरपीएफ और पुलिस को यहाँ लाया जा रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, क्योंकि गुंजान आबादी वाला इलाका है और श्रीनगर के बीचों बीच ये बटमालू का एरिया है, कमर्शियल हब है ये पूरा एरिया। तो यहाँ पे ये एनकाउंटर हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी तक इस साल में 5 अगस्त के बाद 4 एनकाउंटर कुल श्रीनगर शहर में हुए। जो बाकी एनकाउंटर्स होते हैं अक्सर साउथ कश्मीर में होते हैं, लेकिन श्रीनगर काफी संवेदनशील रहता है, तो इसलिए यहाँ पे सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किए गए हैं इर्द गिर्द। बिल्कुल रिफत, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से अजगर को गोली मारने का दर्दनाक वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। वन विभाग को जैसे ही ये वीडियो मिला, उसने तुरंत पुलिस से इसकी शिकायत की, क्योंकि इसमें एक शख्स घर में घुसे अजगर को गोली मारता नजर आया। ये वीडियो बेहद दर्दनाक है, क्योंकि अजगर को मारने के लिए उस पर एक के बाद एक 2 गोलियां चलाई गई। अजगर के घर में घुसने की वजह से लोग दहशत में दिखे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद एक शख्स ने अजगर पर गोली चला दी। गोली लगने की वजह से अजगर छटपटाने लगा, लेकिन वो मरा नहीं, इसलिए उस पर एक और गोली चलाई गई, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर मर गया। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, वन विभाग हरकत में आ गया और पता चला कि ये घटना हमीरपुर के एक गांव की है, जिसके बाद वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस स्टेशन में हमने ये मामला जांच के लिए और इसको एफआईआर लॉन्च कर दिया हुआ। वन विभाग को ऐसा ही एक और वीडियो भी मिला, जिसमें एक शख्स पेड़ पर लटके अजगर को गोली मारता दिखा। जैसे ही गोली अजगर को लगी, वो पेड़ से नीचे गिर गया। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस जगह का है, इसलिए अभी इसकी जांच जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की होर्डिंग और बैनर हटाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। 18 सितंबर को कमलनाथ शहर के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर शहर भर में उनके समर्थन में बैनर और होर्डिंग लगाए गए थे, जिसे प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मिलकर शहर के कई इलाकों से हटा दिया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और विरोध जताने के लिए शहर के फूलबाग चौराहे पर हंगामा करने लगे। तभी वहां राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंच गए, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने उन्हें घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे खफा होकर प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से भिड़ गए। मैंने कहा मैं लगाऊंगा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उन्होंने मेरा झंडा लिया, जो 2 टुकड़े कर दिए। उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे, उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली, जो नाखून वगैरह लगे, मेरे कुर्ते फाड़ दिए। हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों और दूसरे लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कुछ लोग तो ऊर्जा मंत्री के साथ बहस करते भी दिखे। इतना ही नहीं, विरोध जताने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका। कुछ लोग तो पुतले को लातों से मारते नजर आए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग सड़क पर धरना देते नजर आए। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में एक नाव पलटने से हुए दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस नाव में सिर्फ 10 से 15 लोग ही बैठ सकते थे, उसमें 40 से ज्यादा लोग लद गए। ऊपर से लोगों ने नाव में मोटरसाइकिलें भी रखी हुई, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो चंबल नदी में पलट गई। इस घटना का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें नाव पलटते हुए दिखाई दी। ये मंजर देख वहां मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए। चंबल नदी में हुए इस हादसे के बाद वहां दहशत का माहौल बन गया। नदी में डूब रहे लोगों को मदद के लिए चीखते चिल्लाते हुए भी सुना गया।
नाव किनारे के पास ही पलटी थी, इसीलिए कुछ लोग तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उन्हें रस्सी की मदद से खींचने की कोशिश की गई। हादसे की चपेट में आए लोग बूंदी जिले के कमलेश्वर धाम जाने के लिए नाव में बैठकर चंबल नदी को पार कर रहे थे। लेकिन आरोप है कि हादसे के बाद बचाव दल की टीम को वहां पहुंचने में काफी वक्त लग गया, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों को गहरा सदमा लगा और चंबल नदी के किनारे रोते बिलखते हुए नजर आए। कितने लोग थे इसमें? नदी में डूबे लोगों के शवों को ढूंढने के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। कुछ ही देर में 4 शवों को नदी से बाहर भी निकाल लिया गया। कोटा के खातौली में हुए दुखद हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई है। इस घटना पर बीजेपी ने गहलोत सरकार से जांच की भी मांग की। सरकार को तत्काल जांच कमेटी बिठानी चाहिए और इसके अंदर जो भी दोषी है उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के घर वालों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। एलएसी पर जारी तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत को कमजोर करने के लिए चीन ने नेपाल के साथ एक बड़ी डील की है, जिसके तहत चीन नेपाल को उत्तराखंड के 3 गांवों को हथियाने में मदद कर रहा है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इसके बदले में नेपाल की सेना चीन को कैलाश मानसरोवर के पास मिलिट्री बेस बनाने में मदद कर रही है। चीन ने अमेरिका को जंग की सीधी चुनौती दी है और यह भी कहा है कि वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन का गुस्सा तब भड़का जब अमेरिका की फौज ने बड़े पैमाने पर अभ्यास शुरू किया, वो भी गुआम द्वीप में। गुआम में 11,000 अमेरिकी फौजियों को अभ्यास के लिए भेजे जाने की खबर है। अभ्यास में अमेरिका के करीब 100 प्लेन और अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज भी शामिल किया गया। खबर तो यह भी है कि 25 सितंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की फौजें भी हिस्सा ले रही हैं। इतने बड़े पैमाने पर फौजियों के अभ्यास का मतलब साफ है कि तैयारी बड़ी है, लेकिन इसकी जगह गुआम होने की वजह से चीन बौखला गया। गुआम द्वीप प्रशांत महासागर में है, जिस पर अमेरिका का कब्जा है। गुआम के 1/4 हिस्से पर अमेरिकी फौजों का अड्डा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रणनीतिक तौर पर अमेरिका गुआम का इस्तेमाल चीन और उत्तर कोरिया पर निगरानी के लिए करता है। इसीलिए चीन ने अमेरिका को जंग की सीधी चेतावनी दी। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने संपादकीय लिखकर लोगों को बड़ी जंग के लिए तैयार रहने को भी कह दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुआम द्वीप हमेशा से चीन और अमेरिका के बीच तनाव की वजह रहा है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में गुआम द्वीप यूं तो काफी बड़ा है, लेकिन उसका इस्तेमाल अमेरिका की सेना ही करती है। गुआम में अमेरिका के सबसे ताकतवर विमानों को तैनात रखा जाता है। इसके अलावा ऐसी मिसाइलें भी तैयार रखी जाती हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। बीजिंग से गुआम की दूरी 4,500 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है और दक्षिण चीन सागर तो करीब 3,000 किलोमीटर ही दूर है। अमेरिका के पास ऐसी कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती हैं। हालांकि ऐसी ही क्षमता चीन के पास भी है। चीन भी मिसाइल दागकर गुआम को तबाह कर सकता है। इसीलिए गुआम को चीन रणनीतिक तौर पर अहम मानता है, जहां अमेरिकी फौज के अभ्यास की खबर से ही वो तिलमिला उठा। एलएसी पर जारी तनाव के बीच आज भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का आमना सामना होगा। आज शाम को रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के एनएसए की वर्चुअल बैठक होनी है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी हिस्सा लेंगे। हालांकि इस बैठक के समय उनकी चीन के एनएसए से द्विपक्षीय चर्चा होने के आसार नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट झुग्गियों को हटाने के लिए सख्त रुख अपना रही है, दूसरी तरफ दिल्ली में हजारों फ्लैट ऐसे हैं जो सालों से बनकर तैयार हैं, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं है। न्यूज 18 की टीम उन खाली पड़े मकानों में पहुंची जो खासतौर पर झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन बनने के बाद भी इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। राजीव रत्न आवास योजना के तहत दिल्ली में 50,000 से ज्यादा फ्लैट बनाने का काम शुरू हुआ था। बापरोला इलाके में बने फ्लैट इसी योजना का हिस्सा हैं। लेकिन फ्लैटों के पास पहुंचकर ही अंदाजा लग गया कि यहां सालों से कोई इंसान तो शायद टहलने में नहीं पहुंचा। मकानों तक पहुंचने के रास्ते पर झाड़ियां और कई फीट ऊंची घास है। फिर भी हमारी टीम इनकी हालत देखने के लिए अंदर पहुंची। इन सभी फ्लैट की हालत किसी भूत बंगले से कम नहीं है। साफ सफाई या मेंटेनेंस नहीं है। ये आप दूसरा फ्लैट हम आपको दिखाते हैं जिसके अंदर हम आ गए हैं। यहाँ आप देखिए कि शीशे टूटे पड़े हैं, जो जाल है उसे छोड़ भी दें तो शीशे यहाँ पर टूटे पड़े हैं। लाइट बोर्ड्स नहीं है, कनेक्शन यहाँ पर किसी तरह नहीं है। ऐसा कोई एक फ्लैट नहीं है, बल्कि तैयार पड़े ऐसे ही मकानों की गिनती करीब 30,000 से ज्यादा बताई जा रही है।
बाहर लगे बोर्ड पर भी साफ लिखा है कि ये फ्लैट स्लम यानी झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। और 2013 के बाद जो ये सरकार आई है, 7 साल में इन्होंने 55,424 में से मात्र 3700 फ्लैट ये केवल बांट पाए हैं। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती। यूपीए सरकार के दौरान केंद्र की योजना के तहत मिले पैसे से दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने ये फ्लैट बनवाए थे। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन्हें झुग्गियों में रहने वालों को देने का काम भी नहीं किया। आरोपों के मुताबिक झुग्गियों में रहने वालों को पक्का मकान देने की योजना के तहत दिल्ली में 55,000 से ज्यादा फ्लैट बनवाए गए थे। इनमें 3700 फ्लैट ऐसे हैं जो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के सुपुर्द कर दिए गए, जबकि 16,600 फ्लैट ऐसे हैं जिन्हें बनाने का काम सालों से अधर में लटका हुआ है। खाली पड़े फ्लैट और बन रहे मकानों की गिनती 50,000 से ज्यादा है, जिनमें ज्यादातर की हालत जर्जर होती जा रही है। दिल्ली के द्वारका में पूरी तरह बन चुके ऐसे ही सैकड़ों फ्लैट अब क्वारंटीन सेंटर में बदले जा चुके हैं, जबकि दिल्ली सरकार का दावा यह है कि रेल की पटरियों के पास बनी झुग्गियों में रहने वालों को 5 किलोमीटर के दायरे में ही घर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से दिए हलफनामे में भी यही कहा गया कि झुग्गियों में रहने वालों को हटाने की योजना पर दिल्ली सरकार के साथ मिलकर योजना बनाई जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक चिट्ठी भी लिखी गई। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस चिट्ठी में यह लिखा कि कोरोना संकट के दौरान 48,000 झुग्गियों को हटाना ठीक नहीं होगा। साथ ही चिट्ठी में यह भी लिखा कि झुग्गियों में रहने वालों को पक्के मकान देना जरूरी है, ये लोगों का कानूनी अधिकार भी है। लोगों को फ्लैट देने की योजना पर लिखते हुए सत्येंद्र जैन ने ऐसे 40,000 फ्लैट का भी जिक्र किया है जो दिल्ली सरकार के पास है। चिट्ठी में लिखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन 40,000 फ्लैट का इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रपति और पीएम समेत 10,000 नामचीन लोगों की जासूसी पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आने के बाद चीन की साजिश की एक और परत खुल गई है। चीन देश के बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों के अलावा कई बड़े अफसरों पर भी नजर रख रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन पीएम दफ्तर के अधिकारियों, राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिवों समेत 370 से ज्यादा बड़े अफसरों की जासूसी कर रहा था। इनमें विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी बताए जा रहे हैं जिनकी चीन ने जासूसी करवाई। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अतिरिक्त सचिव अर्चना वर्मा पर भी चीन कड़ी नजर रख रहा था। यही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि चीन ने अलग अलग राज्यों के 23 मुख्य सचिव और 15 डीजीपी की भी निगरानी की। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम के सीईओ डी राजकुमार की भी चीन जासूसी कर रहा था। कोलकाता में दुर्गा पंडालों में ऑनलाइन दर्शन होंगे। कोलकाता में दुर्गा पूजा में लोगों को शामिल करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई। इस वेबसाइट के जरिए लोगों को घर बैठे दुर्गा पंडालों के दर्शन करवाए जाएंगे ताकि लोगों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके और वो ऑनलाइन पूजा में भी शामिल हो पाएं। जो कलकत्ता नहीं पहुंच सकते या पश्चिम बंगाल नहीं पहुंच सकते दुर्गा पूजा के समय, वो घर बैठे ही सब पूजा, दुर्गा पूजा जो है, इन पूजा को वो देख सकते हैं। राजस्थान के कोटा में एक सब्जी मंडी की 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। इसके बाद जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं और करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। हालांकि तब तक इन दुकानों में रखा करीब 10 लाख से ज्यादा का सामान जल गया। नुकसान अपना 10 से 15 लाख के बीच का नुकसान है। मुंबई में एनसीबी की एक टीम ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि इन दोनों के पास से 2 किलो चरस भी बरामद हुई। हालांकि इन आरोपियों का रिया ड्रग्स केस से कोई कनेक्शन है या नहीं, इसकी भी जांच एनसीबी ने तेज कर दी। राजस्थान के अजमेर में चोरों ने 3 मंदिरों के ताले तोड़ दिए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के पहुंच जाने से इस मंदिर से कोई चीज चोरी नहीं हुई और चोर भी वहां से भाग गए। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने इन चोरों की तलाश तेज कर दी। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर को सैनिटाइज करवाया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आदेश गुप्ता का दावा है कि वो बुखार आने की वजह से 1 हफ्ते से क्वारंटीन में है। उनके अलावा पार्टी के प्रदेश कार्यकाल में काम कर रहे 12 कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए, जिस पर बीजेपी दफ्तर को बंद कर सैनिटाइज करवाया गया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। यहाँ इस कार्यालय में 17 लोगों के पॉजिटिव होने के बाद इस कार्यालय को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वॉरियर के म्यूजिक वीडियो का टीजर जारी कर दिया गया। ये उनका पहला हिंदी म्यूजिक वीडियो है। ओरे प्यारे, तू क्यों है मुझसे खफा रे, जानती हूँ मैं ये तेरी सारी बदमाशियां रे। गृह मंत्रालय की एक टीम 2 दिन के दौरे पर ओडिशा पहुंची। इस टीम में 6 सदस्य शामिल हैं और ये वहां बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेगी।
अमेरिका के फ्लोरिडा में सैली तूफान की वजह से हालात बिगड़ गए। तूफान की वजह से वहां 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और उसके साथ हुई भारी बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। लेकिन फ्लोरिडा के हालात अभी और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि सैली तूफान की वजह से वहां लगातार भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में तो बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कुछ इलाके तो पानी में डूबे दिखाई दिए। शहर की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में सड़कों पर कमर तक पानी भरा नजर आया, जिसमें कई गाड़ियां आधी डूबी दिखाई दी। यही नहीं, तूफान की वजह से दिन में रात जैसा नजारा दिखाई दिया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में एक महिला अपने घर की खिड़की से बाहर के हालात का जायजा लेती दिखाई दी, लेकिन उसके चेहरे में तूफान का खौफ साफ दिखाई दिया। I mean, yes, I'm in a secure building, but definitely not just for myself, but people around us that are not as high as we are. इमारत की खिड़की से ली गई तस्वीर में वहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। नीचे कई गाड़ियां भी दिखी, जो तूफानी बारिश की वजह से जमा हुए पानी में आधी डूबी नजर आई। चीन के जियांगशी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक 4 साल की बच्ची 2 मंजिला इमारत से नीचे गिर गई। बताया गया कि वो बच्ची घर पर अकेली थी और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश में वो उसके बाहर लटक गई, जिसे देखकर कई लोग उस इमारत के नीचे उस बच्ची को बचाने के लिए खड़े हो गए। कुछ देर तक वो बच्ची खिड़की को पकड़कर लटकी रही, लेकिन तभी उसका हाथ छूट गया और वो नीचे गिरने लग गई। नीचे खड़े लोग पहले से तैयार थे। उन्होंने पास ही खड़ी एक गाड़ी के कवर को फैलाकर पकड़ा हुआ था, ताकि ऊपर से गिरने पर बच्ची को बचाया जा सके। उनका अंदाजा भी बिल्कुल ठीक निकला और वो बच्ची सीधे उस गाड़ी के उस कवर के ऊपर गिरी। इस हादसे में बच्ची को जरा भी चोट नहीं आई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया। इसकी जानकारी नितिन गडकरी ने ट्वीट करके दी। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों को सतर्क रहने और कोरोना नियम पालन करने के लिए कहा। केरल सरकार में मंत्री केटी जलील के इस्तीफे की मांग पर कई जिलों में जमकर हंगामा हुआ। सोने की तस्करी के मामले में नाम के आने के बाद से केटी जलील विपक्ष के निशाने पर हैं और लगातार उनके इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। मलप्पुरम में तो बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के दफ्तर के बाहर डेरा डालकर बैठ गए। चेतावनी के बावजूद जब प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को खाली नहीं किया, तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। कोच्चि में भी केटी जलील के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया। केरल में कांग्रेस की छात्र इकाई केएसयू के कार्यकर्ताओं ने वहां पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामा कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। केरल सरकार में मंत्री केटी जलील पर सोने की तस्करी के आरोप लग रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे राज्य में उनका विरोध हो रहा है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी पकड़ ली है। एक दिन में रिकॉर्ड 4,473 नए मामले सामने आने के बाद कुल आंकड़ा 2,30,000 के पार पहुंच गया। अभी दिल्ली में करीब 31,000 एक्टिव केस हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना से 33 लोगों की मौत हुई और कुल मौतों का आंकड़ा 4,839 हो गया। दिल्ली में पॉजिटिव रेट करीब 10% है और कोरोना से डेथ रेट 2.1% है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे राज्य सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर कांग्रेस ने मारपीट करने का आरोप लगाया। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर माझी समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रद्युम्न सिंह तोमर उन्हीं लोगों से मिलने वहां गए थे। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर वहां आ गया। वो प्रद्युम्न सिंह तोमर से कुछ कहता दिखा, जिसके बाद वो अचानक भड़क गए और उस शख्स का सिर नीचे झुकाने लगे। जैसे ही प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऐसा किया, बात बढ़ गई और वो शख्स उन्हें धक्का देने लगा। हाथापाई की नौबत आती देखकर पुलिस वाले और मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को पीछे खींचा और उसे शांत करने की कोशिश की। इस पूरी घटना के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर भी गुस्से में नजर आए। वो इशारों में पुलिस वालों से भीड़ को हटाने के लिए कहने लगे, लेकिन तभी वहां कई और कांग्रेस कार्यकर्ता आ गए। उन्होंने मंत्री का रास्ता रोक दिया। कई कार्यकर्ता तो उनसे बहस करते भी दिखे। यही नहीं, जब पुलिस ने उन लोगों को हटाने की कोशिश की तो उन्होंने प्रद्युम्न सिंह तोमर पर मारपीट का आरोप लगाया और उनके सामने ही नारे लगाने शुरू कर दिए। हंगामे के बीच पुलिस ने मंत्री को जैसे तैसे उनकी गाड़ी में बिठाया और वो वहां से रवाना हो गए। देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी ने मुंबई में किसी इमारत में कोरोना के ज्यादा मरीज मिलने पर ही उसे सील करने का फैसला लेते हुए वहां रहने वाले दूसरे लोगों को राहत दी। न्यूज़ 18 की ज्योत्सना गंगणे की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही इमारत में अगर 10 कोरोना मरीज मिलते हैं तो इस पूरी इमारत को सील कर दिया जाएगा।
पहले 3 या उससे ज्यादा मरीज मिलने पर यह कार्रवाई की जाती थी। अब एक ही मंजिल पर अगर 2 या उससे ज्यादा मरीज मिले तो उस मंजिल को सील किया जाएगा। इनके अलावा बीएमसी ने इमारत में रहने वाले लोगों को बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी। हालांकि जरूरत पड़ने पर वहां सुरक्षा कर्मियों को तैनात रखने का नियम बरकरार रखा गया। बीएमसी के बदले नियमों के मुताबिक जो इमारत सील होगी उसके अंदर बाहर के किसी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं होगी। सील की गई इमारत में रहने वाले लोगों को खाने पीने का सारा सामान भी ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर लड्डू बांटे। बीजेपी देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है और इंडिया गेट पर बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम के लिए जुटे। इस बीच उनके हाथों में पीएम मोदी की तस्वीर वाली तख्तियां दिखाई दी जिस पर मोदी सरकार के किए गए कामों का जिक्र था। फिर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए ज्यादातर कार्यकर्ता मास्क लगाए भी नजर आए। ये कोरोना का कार्यकाल होने के कारण यहाँ हमने कम संख्या में युवाओं को एकत्रित किया है और सोशल डिस्टेंसिंग रखकर मास्क लगाकर हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ सुनील यादव जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता एकत्रित आए हैं और इंडिया गेट को साक्षी रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम यहाँ पर मना रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक लड़के की पिटाई का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आरोप है कि वो लड़का बीते कई दिनों से एक लड़की से छेड़खानी कर रहा था, जिसका पता चलने के बाद उस लड़की के घर वालों ने आरोपी लड़के की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग बेल्ट से लाल टी शर्ट पहने लड़के को खूब पीटते दिखे। उसे इतना मारा गया कि वो सड़क पर गिर गया। इस बीच वो लड़की भी उसे पीटने के लिए आगे आई और उसकी चप्पल से पिटाई की। जानकारी की जा रही है और सत्यता पाई जाती है, घटना का स्थान पाया जाता है, मुकदमा कार्रवाई की जाएगी। इतनी मारपीट के बाद भी जब इन लोगों का मन नहीं भरा तो एक ने घूंसों से उसे खूब मारा। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर में सुरक्षा बल ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक अधिकारी भी घायल हो गया। मुठभेड़ के समय एक महिला की भी मौत हो गई। आतंकी छिपे होने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद श्रीनगर के बटमालू इलाके में सुरक्षा बल की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। फिलहाल इलाके में मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया है। रिफत हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। रिफत, सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, 3 आतंकी मारे गए हैं। क्या अभी भी वहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं? देखिए जसप्रीत, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि रात के दौरान ही कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया था पुलिस और सीआरपीएफ ने, उन्हें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस एरिया में 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। एनकाउंटर शुरू हुआ है। अर्ली एनकाउंटर में जो है उसमें एक लेडी की मौत हुई और उसके बाद एक जो है सीआरपीएफ का ऑफिसर भी घायल हो गया, लेकिन उसके बाद 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा जो है एरिया उसको सील कर दिया गया है राइट लेफ्ट, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े इस वजह से सीआरपीएफ और पुलिस को भारी तादाद में जो है तैनात कर दिया गया है और लोगों को आगे जाने की अब इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि एनकाउंटर खत्म हो चुका है। लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और साथ ही जिस तरीके से मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, क्योंकि गुंजान आबादी वाला इलाका है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बटमालू एक कमर्शियल हब है और श्रीनगर के बीचों बीच एनकाउंटर हुआ है। तो ये चौथा एनकाउंटर है तकरीबन 1 साल में श्रीनगर में, क्योंकि ज्यादा एनकाउंटर्स जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं साउथ कश्मीर या फिर नॉर्थ कश्मीर में होते हैं, लेकिन सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम एनकाउंटर्स रिसेंट टाइम्स में देखने को मिले। और क्योंकि अब यहाँ पे ये एनकाउंटर हुआ है इसलिए कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसलिए सीआरपीएफ और पुलिस ने चप्पे चप्पे पर जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इसके सील कर दिए हैं ताकि जो है अंदर ज्यादा जो है मूवमेंट ना हो। लेकिन अभी भी लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार एनकाउंटर्स यहाँ पे कश्मीर घाटी में हो रहे हैं, लेकिन श्रीनगर में एक लंबे अरसे के बाद ये एनकाउंटर हुआ है। जसप्रीत, बिल्कुल रिफत, आपने बताया कि चौथा एनकाउंटर है 1 साल में श्रीनगर में। देखा यह गया है कि आतंकवादी अब रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। जो 3 आतंकी मारे गए हैं किस संगठन से जुड़े हुए थे, इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए मैं आपको बता दूं अभी जो है आइडेंटिफिकेशन एसेटन की जा रही है, लेकिन ये जो एरिया है मैं आपको बता दूं ये पुलिस कंट्रोल रूम है और यहाँ पे आईजीपी बैठते हैं राइट साइड में। यहाँ पे सेक्रेटरीट जो है बिल्कुल हमारे सामने है और उसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि 400-500 गज की दूरी पे ये जो बटमालू का मेन इलाका है। तो यहाँ अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इर्द गिर्द पूरा सीआरपीएफ पुलिस से
गिरा हुआ है। पुलिस कंट्रोल रूम भी यहाँ पे है, सेक्रेटरीट यहाँ पे है और जहाँ पे आईजीपी बैठते हैं वो ऑफिस भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसी एरिया में ये एनकाउंटर हो गया और ये कहा जा सकता है कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस उन एस्टैब्लिशमेंट्स के करीब भी होती है। जिस तरीके से ये समझा जा रहा था कि शायद श्रीनगर में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर बाडमालू के बीचों बीच भी यहाँ पे ये एनकाउंटर होता है तो ये चीज़ दर्शाता है कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर में है बल्कि सेंट्रल कश्मीर में भी है। लेकिन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इनपुट्स या ऐसा नेटवर्क जो है इन्फॉर्मर्स का पुलिस के पास है, जिसकी वजह से उनको ये इतला मिली कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। और उसके बाद रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इनिशियल फायरिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसमें एक लेडी की मौत हुई जो यहाँ की लोकल है, एक सीआरपीएफ का ऑफिसर घायल हो गया, लेकिन उसके बाद पहले एक मिलिटेंट मारा गया और उसके बाद 2 और मिलिटेंट मारे गए। अभी जो पुलिस ने कंफर्म किया कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी एसरटेन की जा रही है और बाद में पता चल पाएगा कि क्या कुछ यहाँ पे रिकवर हुआ है। बिल्कुल रिफत, तो सेंट्रल कश्मीर में भी आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर 45 साल में पहली बार भारत और चीन की फौज ने गोलियां चलाई। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एलएसी पर गोलीबारी की घटनाएं 2 बार हुई हैं। इनमें पहली बार 29 और 30 अगस्त को चुशूल सेक्टर में दोनों तरफ की सेनाओं ने वार्निंग फायर के तौर पर यानी चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाई। लेकिन इसके बाद 8 सितंबर को नॉर्थ बैंक में दोबारा गोलीबारी हुई, जिसे ज्यादा गंभीर बताया गया। इस बीच दोनों तरफ से करीब 100 राउंड फायरिंग होने की बात कही जा रही है। हालांकि गोलीबारी की शुरुआत चीन की तरफ से हुई, जिसका भारत ने जवाब दिया, लेकिन चीन भारत पर पहले गोली चलाने का आरोप लगा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान देकर यहां तक कह दिया कि तनाव को कम करने की जिम्मेदारी भारत की है। आरजेडी के बेरोजगारी हटाओ पोर्टल पर बिहार में सियासत गर्मा गई। तेजस्वी यादव के बेरोजगारी हटाओ नाम के पोर्टल पर 5 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई। तेजस्वी ने 9 दिन पहले यह पोर्टल शुरू किया था, जिसके बाद लाखों युवाओं ने उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। ये इस बात के संकेत हैं कि किस तरह से नौजवान परेशान है। यही वजह रही कि आरजेडी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर लिया, जिसके बाद बीजेपी ने आरजेडी पर पलटवार किया और तेजस्वी की पढ़ाई की बात करते हुए उन पर तंज कसा। तेजस्वी यादव जी का जो क्वालिफिकेशन है, वे खुद को किस रोजगार के काबिल मानते हैं? इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी लोरेंजो मुजेटी ने इटालियन ओपन के पहले दौर में बड़ा उलटफेर कर दिया और स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका को हरा दिया। लोरेंजो मुजेटी अभी 19 साल के हैं और उनके इस खेल को देखते हुए कई दिग्गजों ने उनकी तारीफ की। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोरोना नियम बदल दिए, जिसके बाद अब किसी भी ट्रेनिंग कैंप से पहले खिलाड़ी और स्टाफ को 15 दिन क्वारंटीन रहना होगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया। बिहार के छपरा में पुलिस ने शराब से भरे एक ट्रक को जब्त कर लिया। प्रदेश में शराबबंदी होने के बाद भी इस ट्रक में 500 पेटी अंग्रेजी शराब भरकर लाई जा रही थी। दावा है कि पकड़ी गई शराब की कीमत 25 लाख रुपए से ज्यादा है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एमपी उपचुनाव के बीच रायसेन में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा में कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। इन लोगों ने सभा के बीच में खड़े होकर दल बदल के विरोध में नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस वालों ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। इसी सभा में उमा भारती भी मौजूद रहीं। महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से रिया चक्रवर्ती को राहत मिल गई। सुशांत सिंह राजपूत केस में मानवाधिकार आयोग ने रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत दी। रिया पर आरोप था कि वो सुशांत की मौत के बाद कूपर अस्पताल के शवगृह में गई थी। मानवाधिकार आयोग ने इस आरोप को गलत करार दिया और अस्पताल प्रशासन के साथ ही मुंबई पुलिस के भी सभी नियमों का पालन करने का दावा किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीएसएफ ने 13 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ लिया। दावा है कि ये काफी समय तक मुंबई में रहे और अब एक दलाल की मदद से बांग्लादेश लौट रहे थे। इनमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आरोप है कि इनके पास से काफी सोना और नकदी भी बरामद की गई। महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने ड्रग्स मामले में फिल्म उद्योग का बचाव किया और सिर्फ उसी को दोष देने को गलत करार दिया। उन्होंने दावा किया कि कई नेता, क्रिकेटर और अधिकारियों के बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं। सभी के ऊपर कोई चीज लागू नहीं होती है। एक के ऊपर लागू हो सकती है, 2 पे लागू हो सकती है, पर सभी गलत होंगे ऐसा मैं मान्य नहीं कर सकती। यूपी के महोबा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक बाइक के शोरूम में आग लग गई। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसने थोड़ी ही देर में पूरे शोरूम को अपनी चपेट में लिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, शोरूम में रखी कई बाइक आग की भीषण लपटों में गिर गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थी और उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया।
वहां से एक तस्वीर में कई लोग शोरूम में लगी आग को बुझाने में जुटे दिखाई दिए। कई लोग बाल्टी से आग की लपटों पर पानी फेंकते नजर आए। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग शोरूम में खड़ी दूसरी मोटरसाइकिलों को वहां से निकालने में जुट गए। इसके बाद कई मोटरसाइकिलों को आग से सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि बाद में कई घंटों की मशक्कत के बाद लोगों ने आग को बुझा लिया, लेकिन तब तक शोरूम में मौजूद लाखों की बाइकें जलकर राख हो गई। अमेरिका में व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजरायल के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए। राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में जिस वक्त ये समझौता हो रहा था, उसी दौरान व्हाइट हाउस के बाहर उसके विरोध में प्रदर्शन भी शुरू हो गया और फिलिस्तीन के झंडे हाथों में लिए कई लोगों ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की। सभी प्रदर्शनकारियों को व्हाइट हाउस से थोड़ी दूरी पर रोक दिया गया ताकि वो हंगामा खड़ा न कर सकें। बाहर हो रहे हंगामे को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में इजरायल ने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे पश्चिम एशिया में नए युग की शुरुआत बताया तो इजरायल के पीएम ने भी भविष्य में इस समझौते के अच्छे परिणाम आने की उम्मीद जताई। The blessings of the peace we make today will be enormous. इससे पहले व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत किया और प्रतीक के तौर पर उन्हें व्हाइट हाउस की चाबी का नमूना भेंट किया। इस समझौते को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इजरायल और खाड़ी देशों के बीच संबंध पहले खराब रहे हैं और उनमें समझौता करवाने को ट्रंप की कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस समझौते के बाद अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में इजरायल समर्थक कई लोग ट्रंप के पक्ष में वोट कर सकते हैं। पश्चिम एशिया में शांति बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। उस नामांकन के लिए इस समझौते को बड़ी वजह माना जा रहा है। जॉर्डन और मिस्र के बाद यूएई और बहरीन भी खाड़ी देशों की उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने इजरायल के साथ शांति समझौता किया। अब बहरीन और यूएई में इजरायल अपने दूतावास खोल सकता है और इन देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा भी शुरू हो सकती है। हालांकि फिलिस्तीन, ईरान और तुर्की समेत कुछ देश इस समझौते के खिलाफ हैं। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कुछ इलाकों में तो कमर के ऊपर तक पानी भर गया। कुछ रोज पहले मौसम विभाग ने वहां भारी बारिश का अनुमान जताया था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शहर में कई घंटों तक भारी बारिश होती रही, जिसकी वजह से शहर की सूरत ही बिगड़ गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में तो शहर की एक सड़क पर पानी तेजी से बहता दिखा। देखने से ऐसा लगा जैसे शहर में कोई नदी घुस आई हो। पानी की तेज धार की वजह से सड़क पर कई बाइक भी गिरी दिखाई दी। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी। कुछ बाइक तो पूरी तरह डूबी दिखाई दी। इस बीच वहां दो लोग अपनी बाइक को पानी से निकालने की कोशिश करते दिखे। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में शहर की एक सड़क पर लंबा जैम लगा नजर आया। देखने से ऐसा लगा जैसे सड़क पर गाड़ियां चलने की जगह रेंग रही हों। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पराली को खाद में बदलने की तकनीक विकसित करने का दावा किया। सर्दियों के मौसम में पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को दिल्ली के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के दावों के बाद पराली के प्रदूषण से निजात मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने पराली को खाद में बदलने के लिए कैप्सूल तैयार किए हैं, जिन्हें पानी में घोलकर केमिकल बनाया जाता है। फिर उस केमिकल का पराली के ऊपर छिड़काव करके 12 से 15 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। केमिकल से पराली गलकर मिट्टी में मिल जाती है और फिर खाद में बदल जाती है। सामने आपको जो मिट्टी नजर आ रही है, दरअसल ये मिट्टी नहीं खाद बन चुकी है और ये खाद इस पराली को डिकम्पोज करके बनी है। सामने पराली जमा की गई है। बताया गया कि कोई भी किसान अपने खेतों में फसल काटने के बाद बची पराली पर उस केमिकल का छिड़काव कर उसे खाद में बदल सकता है। 4 कैप्सूल से वो 25 लीटर घोल बना सकते हैं और उसको 1 हेक्टेयर में उनको स्प्रे करना। पराली से खाद बनाने की प्रक्रिया को देखने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी वहां पहुंचे। उन्होंने इस तकनीक से दिल्ली में प्रदूषण के कम होने की उम्मीद भी जताई। मुझे लगता है कि ये एक टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक पूरे देश के लिए एक सहायक सिद्ध हो सकती है। गोपाल राय ने पड़ोसी राज्यों को इस तकनीक की जानकारी देने की बात भी कही ताकि वहां के किसान भी इसका फायदा उठा सकें। नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने और कोरोना से बचने के नियमों का पालन करने की अपील की। लद्दाख में एलएसी पर बने तनाव के बीच चीन ने फिर भारत को जिम्मेदार माना। चीन ने ये दावा किया कि वो भारत के साथ किए समझौतों का सम्मान करता रहा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
यूपी के महोबा में कारोबारी की हत्या के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चीन के डेटा जासूसी मामले पर केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई गई, जो 30 दिनों में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। तमिलनाडु की कोविलपट्टी में 28 मोर मरे हुए पाए गए। इतनी बड़ी संख्या में मोरों की मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के नजदीक यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और पहचान छिपाने के लिए चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों और सांसदों के वेतन में 1 साल तक 30% की कटौती होगी। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से लेकर अगले वित्तीय वर्ष तक पीएम समेत सभी सांसदों को वेतन 30% कट कर मिलेगा। इसके लिए सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स अमेंडमेंट बिल 2020 लोकसभा में पास हो गया। वेतन के अलावा सांसद निधि के तहत हर साल मिलने वाली 5 करोड़ की रकम को भी 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बताया गया कि इससे बचने वाले पैसों का इस्तेमाल कोरोना महामारी से लड़ने में किया जाएगा। जिनके वेतन में 1 साल तक कटौती होगी, उनमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और सांसद शामिल होंगे। मुंबई में एमएलए हॉस्टल की 4थी मंजिल से एक शख्स ने जान देने की धमकी दी तो वहां अफरा तफरी मच गई। खुद को टीचर बताने वाले इस आदमी ने सरकार से शिक्षकों की मदद के लिए कदम उठाने की मांग की, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले और राज्य के शिक्षा मंत्री उदय सामंत उसे समझाने के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं ने उसे नीचे उतर आने के लिए भी कहा और उसकी मांगों पर विचार करने की बात कही। हालांकि इस बीच उसने ब्लेड से अपना गला रेतने की धमकी दी, जिसके बाद सभी लोग घबरा गए। काफी कोशिशों के बाद भी जब वो नीचे नहीं उतरा तो शिक्षा मंत्री ने लिखित में उसकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद उसे नीचे उतारा गया। हो ठीक आहे, 8 दिवसात जीआर निघेल, तुला लेखी दे, दुसतं म्हटलं 8 दिवस। ताइवान के ताओयान में एक बेसबॉल मैदान पर अचानक आए बवंडर ने दहशत मचा दी। ये घटना उस वक्त हुई जब कई बच्चे मैदान पर खेल रहे थे, जिन्हें तुरंत वहां से हटा दिया गया। जिसके बाद ये बवंडर बेहद तेज रफ्तार से पूरे मैदान पर घूमने लगा और अपने रास्ते में आ रही चीजों को भी अपने साथ उड़ाने लगा। बवंडर से उठ रही धूल काफी ऊपर तक जा रही थी। इस दौरान मैदान पर कुछ लोग भी नजर आए जो दूर से ही बवंडर को देख रहे थे। ये नजारा उनके लिए भी किसी हैरान करने वाली घटना से कम नहीं था। हालांकि मैदान के किनारे तक आते आते ये बवंडर खत्म हो गया। सूरत में पीएम मोदी के जन्मदिन की तैयारी बड़े जोर शोर से की गई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 711 किलो का केक तैयार किया गया। इस केक पर कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को दर्शाया गया। 711 किलो का केक इस वजह से बनाया गया क्योंकि 711 कोरोना योद्धा ही इस केक को काटेंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को उनके दफ्तर में आखिरी दिन शानदार विदाई दी गई। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद प्रधानमंत्री दफ्तर में उनके आखिरी दिन उन्हें विदाई देने के लिए कई लोग इकट्ठा हुए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया गया, जिसके बाद शिंजो आबे ने भी सबका अभिवादन किया। वो जब तक अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले तब तक तालियां बजती रहीं। जापान के नए प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा भी वहां दिखाई दिए। इस मौके पर शिंजो आबे बेहद भावुक हो गए। शिंजो आबे के इस्तीफा देने के बाद जापान की संसद में मतदान कराया गया, जिसमें खुद शिंजो आबे ने भी वोट डाला। बाद में योशीहिदे सुगा को नया पीएम चुन लिया गया। एलएसी पर जारी तनातनी के बीच मोदी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर चीन की कमर तोड़ दी है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने भारत में चीन के निवेश पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी और बताया कि वित्तीय वर्ष 2016 और 2020 के बीच भारत में चीन के निवेश में 64% की गिरावट दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2016 में भारत में चीन का निवेश करीब 3,390 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2020 में घटकर 1,198 करोड़ रुपए रह गया। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि चीन को सार्वजनिक खरीद में शामिल होने से रोकने के लिए नियमों में संशोधन किए गए। चीन से गैर जरूरी आयात घटाने के लिए 89 वस्तुओं में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। चीन की कंपनियों पर 4G और 5G नेटवर्क के लिए टेंडर भरने पर रोक लगी। चीन की 200 से ज्यादा ऐप को बैन किया गया, जिसकी वजह से चीन की कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक रिसाइकलिंग प्लांट में भीषण आग लग गई। ये आग वहां रखे प्लास्टिक के सामान में लगी, जिसके चंद मिनट बाद पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं और उससे निकलने वाला धुआं पूरे आसमान में छा गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और बिना देर किए उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन तब तक वहां आग इतनी फैल चुकी थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन हादसे में रिसाइकलिंग प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा। वहां रखा सारा सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक बिजली घर में आग लगने से हड़कंप मच गया, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब थोड़ी ही देर में आग वहां रखे ट्रांसफार्मर तक पहुंच गई, जिसके बाद बिजली घर में रखे कई ट्रांसफार्मर जलने लगे। इससे पहले कि लोग कुछ समझते, आग ने भयंकर रूप अख्तियार कर लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं कई किलोमीटर के दायरे में फैलता नजर आया। आग लगने की सूचना फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के लोग वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। वहां से आई एक तस्वीर में फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी पाइप की मदद से आग की लपटों पर पानी की बौछार करता दिखा, लेकिन आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिनमें शामिल कई लोग मोबाइल फोन से इस पूरी घटना का वीडियो बनाते रहे। इजराइल में लॉकडाउन के दूसरे चरण में रेस्टोरेंट को बंद रखने के फैसले का जमकर विरोध हुआ। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के पहले दौर में देश भर के रेस्टोरेंट बंद रहे और अब वहां शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे लॉकडाउन में भी उन्हें खोलने की मंजूरी नहीं मिली, जिसके खिलाफ तेल अवीव में रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े कुछ लोगों ने प्लेट तोड़कर अपना विरोध जताया। रेस्टोरेंट मालिकों और कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले पर कड़ा एतराज जताया। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार के फैसले को रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े लोगों के लिए मौत की सजा तक बता दिया। The second closure for us, it's a death sentence for so many restaurants, for thousands of them. इस विरोध प्रदर्शन में तेल अवीव के कई रेस्टोरेंट कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों की ऑडिट रिपोर्ट से रिया चक्रवर्ती के खाते में गई रकम के बारे में पता चला। इस रिपोर्ट में पिछले 5 साल में हुए लेन देन की जानकारी है, जिसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते से रिया चक्रवर्ती के बैंक खाते में 50 लाख रुपए गए, जो हवाई टिकट, पार्लर, स्पा और खाने पीने में खर्च हुए। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 5 सालों में सुशांत के बैंक खाते में 70 करोड़ रुपए आए थे और उन्होंने 5 करोड़ रुपए इनकम टैक्स भरा था। यही नहीं, यह भी खबर है कि मई महीने में वो अपने बैंक खातों के नॉमिनी को बदलने के बारे में सोच रहे थे। राज्यसभा में राजनाथ सिंह आज चीन के मुद्दे पर बयान देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर आज करीब 12 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। खबर है कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष के नेता अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस ने दक्षिणी दिल्ली में एक सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम से रखने की मांग की है। इसके लिए कांग्रेस ने बकायदा एमसीडी को एक प्रस्ताव भी भेजा है। गुजरात के सूरत में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए 711 किलो की केक बनाई जा रही है। खबर है कि इस केक को डिजिटल तरीके से 711 कोरोना वॉरियर्स काटेंगे। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अयोध्या में ढांचा गिराए जाने के मामले में सभी आरोपियों को बरी करने और इससे जुड़े सभी मसलों को खत्म करने की अपील की है। इस मामले में लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। बिहार के दरभंगा में बीजेपी नेता पर कुछ बदमाशों ने चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 1 साल पहले बनी पानी की एक टंकी अचानक भरभरा कर गिर गई। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना के बाद लोगों ने टंकी बनाने वाले ठेकेदार